हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 21 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है स्टेट वाइड हॉर्नबिल पॉपुलेशन का सर्वे। इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा ये जो हॉर्नबिल पॉपुलेशन सर्वे होने जा रहा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये किया क्यों जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको हॉर्नबिल के बारे में बताऊंगा, इस स्पीशीज़ का हैबिटेट क्या है, किस तरीके से ये स्पीशीज़ रहती है, कहाँ कहाँ इसका एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है पूरे इकोसिस्टम में। वो सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल में। साथ ही साथ इन सभी से कनेक्टेड जो PYQs होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है FSSAI ने क्लैरिफाई किया है कि जो एक्स के रिगार्ड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन प्रिवेल कर रहा है मार्केट में कि वो सेफ़ नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि ये सेफ़ है फॉर कंजम्पशन पर्पस। अब यहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल तो पहले ही समझा दिया, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ होगी वो होगी कौन कौन से केमिकल के रिगार्ड में इनके ऊपर डाउट किया गया था। फिर मैं आपको बताऊँगा FSSAI के बारे में और इन दोनों से कनेक्टेड जो PYQs उठे हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है शांति बिल और यूएस का जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है। यहाँ पे जो यूएसए एक एक्ट लेकर के आया है वो इंडिया की न्यूक्लियर लायबिलिटी रिफॉर्म्स के रिगार्ड में कैसे बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, अपोजिशन ने क्यों इसको बहुत ही ज़्यादा अपोज किया है कि ये जो यूएस का एक्ट है उसके साथ अलाइन करने के लिए शांति बिल लाया गया है। जो कुछ भी होगा मैं आपको एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से वो सारे पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा और जहां से PYQ पूछे जा सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया का रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ कंसर्न्स जो डेप्रिशिएशन के रिगार्ड में है वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ जो पर्सपेक्टिव है, मतलब जो ऑप्टिमिज्म है कि ये जो डेप्रिशिएशन हो रहा है सही भी है, इसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। फिर जो हमारा लास्ट आर्टिकल होगा ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल का स्नैप है, जहाँ पे आपको मैं NBFCs के बारे में छोटा सा आर्टिकल होगा, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में होगा। मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा, कॉटन के रिगार्ड में बताऊंगा कौन सी क्रॉप है, कब होती है, किस रिगार्ड में इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, MSP कैसे दिया जाता है, वो सारी चीज़ डिस्कस करूंगा। और इससे कनेक्टेड जो भी PYQs आए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 PYQs देखने को मिलेंगे, वो सब आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात कर रहा है तमिलनाडु लॉन्च करने जा रही है हॉर्नबिल का पॉपुलेशन सर्वे। अब जो हॉर्नबिल का ब्रीडिंग सीजन होता है उसमें ये सर्वे लिया जाएगा। अब ये जो सर्वे होगा फेस 1 का, इसके अंदर जो एरिया कवर होगी कौन कौन सी है, आप देखोगे अन्नामलाई एरिया, फिर आपका श्रीविलीपुथुर, मेघामलाई, कलक्कड़, मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व। अब ये ध्यान रखिएगा, मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व, आपको ध्यान क्या करना है, आपको नोट्स में लिखना है ये सारा का सारा एरिया कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में आ रहा है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा स्फीयर होता है जिसके अंदर टाइगर रिजर्व भी दिखेगा, जिसके अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जो 4 स्पीसीज कवर करने की बात की गई है उसमें आपका ग्रेट हॉर्नबिल है, मालाबार ग्रे है, फिर आपका इंडियन ग्रे, फिर मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ये सारे हॉर्नबिल की स्पीशीज हैं जिसका सर्वे प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। अब ये जो सारी चीजें की क्यों जा रही हैं, जब एक बार पॉपुलेशन एस्टिमेशन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा तो हैबिटेट का कंजर्वेशन भी ढंग से किया जा सकेगा, जो उनकी लार्ज नेस्टिंग साइट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से कंजर्व किया जा सकेगा। साथ ही साथ ये एक जो डेटा इकट्ठा होगा सर्वे का, ये एक लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं हॉर्नबिल के बारे में, तो फ्रूट ईटिंग फॉरेस्ट बर्ड्स होती हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। इनका जो बहुत ही अहम रोल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इनके सीड डिस्पोजल का रोल बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है, फॉरेस्ट के रीजनरेशन में बहुत ही पिवटल रोल प्ले करती हैं। जो इनका नेस्ट होता है वो ट्री हॉलोज में, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके जो हॉलोज होते हैं और जो पुराने ट्रीज होते हैं उसमें इनका नेस्ट होता है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा UPSC ने स्क्विरल्स की नेस्टिंग के ऊपर पूछा है सवाल, इस वजह से यहाँ पे मैंने हॉर्नबिल के नेस्टिंग के रिगार्ड में भी आपको बता दिया है।
इंडिया होस्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 9 स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल। वेस्टर्न घाट इसका मेजर हॉटस्पॉट कहा जाता है। अगर मैं आपको थ्रेट्स की बात करूं तो डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ नेस्टिंग एरियाज, ये सारे क्या, ये सब थ्रेट्स हैं हॉर्नबिल के रिगार्ड में। अगर मैं कंजर्वेशन फोकस बात की जाए तो यहाँ पे हैबिटेट प्रोटेक्शन और जो इनकी ब्रीडिंग साइट का कंजर्वेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे जो भी तमिलनाडु में सर्वे हो रहा है, जब डेटा रहेगा तो उससे क्या होगा, एग्जैक्टली पता रहेगा कि किस जगह पे कितनी हॉर्नबिल है, उनका कैसे प्रोटेक्शन करना है, कहां पे कितनी ब्रीडिंग साइट्स हैं, उन सब का कैसे हमें कंजर्वेशन करना है। तो ये आप अपने मेंस में जो आपका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का टॉपिक है जीएस पेपर 3 में, वहां पे आप आसानी से इन सभी पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी से कनेक्टेड 9 जुलाई को एक और आर्टिकल आया था जहां पे काफी अहम चीज लिखी गई थी कि जो ग्रेट हॉर्नबिल्स केरला की स्टेट बर्ड भी कही जाती हैं और ये जनरली पाई कहा जाती है डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, लेकिन इनको स्पॉट किया गया था कोस्टल एक्जीमाला के रीजन में। तो इससे एक नई अटेंशन, एक रिन्यूड अटेंशन स्टार्ट हो गया कि भैया हमारी जो कंजर्वेशन प्रायोरिटीज हैं वो तो अभी फॉरेस्ट की तरफ है, अगर ये आपका कोस्टल एरियाज में पाई जा रही हैं तो क्या ये करना या फिर ये होना कोई कंसर्न का एक विषय है या फिर हमें कुछ और भी इसके बारे में सोचना होगा। अब जो हॉर्नबिल है वो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आती हैं और एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं आईयूसीएन की बात की जाए। ये आर्टिकल मैंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि आप मेंस में कभी कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो ये मेंशन कर सकें कि जो ग्रेट हॉर्नबिल्स होती हैं उनका जो हैबिटेट हो रहा है वो चेंज हो रहा है। जो डेंस फॉरेस्ट में पाई जाती है कोस्टल में उनकी साइटिंग हुई थी। अब ये 5 से 6 महीने पहले का आर्टिकल आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिग्निफिकेंस इसका क्या है, क्योंकि हॉर्नबिल के ऊपर तमिलनाडु में सर्वे होने जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमाला टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे आप देखोगे अगस्त्यमाला टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व। तो आप देख रहे हो यही सेम चीज अभी जो हॉर्नबिल के बारे में आर्टिकल था मैं आपको वहां पे समझाया था, फेज 1 में कौन कौन सी एरियाज कवर होंगी। सेम चीज यहाँ पे आप पूरा पढ़ोगे तो आपको करना क्या है, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं बेटा उनके अंडर में जो भी एरियाज आते हैं, चाहे वो नेशनल पार्क हो, टाइगर रिजर्व हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, उन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। उन सब की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको बना के रखनी होगी, जिससे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही हैं या फिर टाइगर रिजर्व आ रहा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दिस इज राइट, क्योंकि ये सब इसके अंडर में आ रहा है और मैंने क्लास के अंदर काफी सोल्यूशन भी करवाया इसका कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। तो अभी मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट का रीजन काफी ज्यादा अहम जाना जाता है इसके लिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं बीपीएससी डीएसओ 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो हॉर्नबिल की क्वार्टरली मैगजीन आती है, पब्लिश की जाती है बीएनएचएस के द्वारा, तो ये किस चीज के बारे में कंसर्न रहती है। तो आप क्या बताओगे, सारे 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, जो वाइल्ड लाइफ होती है और जो एनवायरमेंट होता है उसकी स्टडी के ऊपर ये मैगजीन निकाली जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में आपने सुना होगा रिसेंटली कई बार, जैसे बोलते हैं ना, जो सोशल मीडिया होती है या फिर जनरली जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वहां पे एक चीज काफी ज्यादा डिबेट में चल रही थी कि जो अंडे हैं वो पूरी तरीके से अनसेफ हो चुके हैं क्योंकि वहां पे कार्सिनोजेंस पाए गए हैं। तो जो FSSAI आई है उसने क्लैरिफाई कर दिया है कि इंडिया के अंदर जो अंडे हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं और जो भी क्लेम्स लिंक कर रहे हैं अंडों को कैंसर के साथ वो पूरी तरीके से फॉल्स और मिसलीडिंग है। साथ ही साथ कहा गया है जो नाइट्रोफ्यूरेंस की बात कही जा रही है अंडों में या फिर पोल्ट्री में वो पूरी तरीके से बैन है। यही सेम चीज FSSAI ने क्लैरिफाई भी कर दिया है। अब यहाँ बात हो रही है कि जो EMRL है ये केवल टेस्टिंग और डिटेक्शन लिमिट के लिए होता है, कोई सेफ्टी रिस्क इससे नहीं होता है। अब आपके दिमाग में आ जाए सर EMRL क्या होता है, तो EMRL का मतलब होता है एक्सट्रान्यूअस मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट। अब समझिए आपको आया ही नहीं समझ में, मैं आपको आसान सी भाषा में बताता हूँ। मान लेते हैं कि X प्रोडक्ट है, एक Y बैंड केमिकल है, तो इस X प्रोडक्ट में ये Y बैंड केमिकल कितनी मात्रा में होगा इसी को डिटेक्ट करने के लिए ये आपका EMRL होता है। जनरली ये लोवेस्ट डिटेक्टेबल लिमिट होती है बैंड सब्सटेंसेस की। ये रेगुलेटरी एनफोर्समेंट के लिए होता है, ये कोई परमिटेड लेवल नहीं होता। सिंपल ये बताता है भैया इस एक्स में इतना वाई है, लेकिन ये नहीं बताता है कि भैया यहाँ में इतने अमाउंट में होना चाहिए ये बैंड सब्सटेंसेस या ये परमिटेड लेवल है, ये सब नहीं होता है इसके अंडर में। तो वही सेम चीज़ FSSAI ने कही है, कहा है भैया जो ट्रेस है वो बिलो EMRL है, साथ ही साथ कोई भी वायलेशन और हेल्थ
हैजार्ड इससे नहीं है। साथ ही साथ कोई भी नेशनल और ग्लोबल अथॉरिटी एग के कंजम्पशन को कैंसर के साथ नहीं जोड़ती है। तो जो कुछ भी चल रहा है दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स एंड मिसलीडिंग। तो अब यहाँ पे क्या इतने तक ही हमें रुक जाना चाहिए? नहीं, मैं एक स्टेप और लेकर के चलूंगा। जो जो केमिकल्स मेंशन्ड हुए, अक्सर यूपीएससी बोल देगा भैया ये बताइए कि FSSAI के रिगार्ड में ये कौन, जो भी रिसेंटली एग के पार्ट में आया था उसमें कौन कौन से केमिकल मेंशन की बात हुई? तो नाइट्रोफ्यूरेंस, नाइट्रोफ्यूरन मेटाबोलाइट AOZ। अब नाइट्रोफ्यूरन क्या, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कहा जाता है जो कि बैंड एंटीबायोटिक्स है। कहाँ? पोल्ट्री में। फिर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जो नाइट्रोफ्यूरन का होता है उसे हम लोग नाइट्रोफ्यूरन मेटाबोलाइट कहते हैं। फिर जो AOZ होता है ये नाइट्रोफ्यूरन मेटाबोलाइट होता है जो कि एग में टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सीक्वेंस में चलिए चीज़ों को लेके। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें कभी भी लिख के आ रही हैं तो आप समझ जाइए सारे बैंड आपके केमिकल्स होते हैं जो कि मना है पोल्ट्री में इस्तेमाल करने से। जब आपको PDF मिलेगा तो वहाँ पे मैंने एक स्लाइड और ऐड ऑन कर रखी है हेट्रोसाइकिल के ऊपर। वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे मैंने वो बच्चे जो कि केमिस्ट्री पढ़ रखे हैं उनको थोड़ी आसानी मिल जाए उन सब चीज़ों से। और जो आप नहीं पढ़े हो, अगर केमिस्ट्री आप आर्ट फील्ड से हो तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिएगा उस PDF में। पढ़ने के बाद सिंपल जो वर्ड्स होंगे उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये समझाने के लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा हेट्रोसाइकिल क्या होती है, हेट्रोसाइकिल में किस तरीके से एक नॉन कार्बन आइटम होता है। तो वो अभी न्यूज़पेपर पर्सपेक्टिव से उतना ज़रूरी नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे उसको नहीं लिया है, लेकिन आपको PDF में वो चीज मिलेगी। फिर देखिए 2019 का क्वेश्चन, मेन चीज क्या है? आप कितना भी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्या आप पढ़ी हुई चीज से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन दिया गया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, डायोक्सिन्स एंड फ्यूरेंस आर हाईली टॉक्सिक। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दे आर ऑर्गेनिक। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में पाए जाएंगे, मेडिकल वेस्ट में पाए जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है डायोक्सिन एंड फ्यूरन प्ले आ क्रूशियल रोल इन फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन। क्या ये सही है? नहीं, इनका क्रूशियल रोल नहीं होता है। तो यहां पे वन स्टेटमेंट इज राइट वन। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं FSSAI के बारे में। अब ये क्या था? ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है। जो नोडल मिनिस्ट्री है ये हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, बट ये ऑटोनॉमस तरीके से काम करती है बॉडी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को फ्रेम करती है, लाइसेंस को ग्रांट करती है, इंस्पेक्शन और सैंपलिंग करती है। और अगर मैं आपको इसका मेन एसेंस बताऊं तो ये जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं इंश्योर करती है FSSAI कि ये सेफ और प्रॉपरली लेबल्ड हो और ये एडवर्टीजमेंट इनका ट्रुथफुली किया जाए। अब यहाँ से इतनी चीज़ें इनफ है इस 2018 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जो FSSAI आया था ये फूड सेफ्टी एंड एक्ट और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के द्वारा आया था, जो कि रिप्लेस किया था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। सेकेंड क्या कह रहा है, जो आपका FSSAI था क्या वो आपका डायरेक्टर जनरल के चार्ज में आता है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में? नहीं, ये ऑटोनॉमस तरीके से काम करता है। तो वन ओनली इज दी राइट वन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है? शांति बिल के ऊपर बात कर रहा है, और जो आपका US का NDAA एक्ट है। मैं आपको दोनों चीज सिस्टमैटिक तरीके से बताऊंगा। अब NDAA एक्ट का मतलब क्या है? ये नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है। अब ये क्या है? ये USA के द्वारा पास किया गया एक एक्ट था जो कि ट्रंप ने साइन किया, और उसमें मेंशनिंग थी इंडिया की। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी दूसरे देश के एक्ट में इंडिया की स्पेसिफिक मेंशनिंग की गई, और इसी के रिस्पॉन्स में ऑपोजिशन ने कहा है कि भैया USA का एक्ट जो NDAA एक्ट 2026 ट्रंप ने साइन किया है उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर लायबिलिटी रूल्स हैं वो अलाइन होने चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, और साथ ही साथ इंडिया स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। अगर बात की जाए 2008 का इंडो US न्यूक्लियर डील के रिगार्ड में, तो वहां पर इंडिया स्पेसिफिकली था, लेकिन यहां पे एक दूसरे देश के एक्ट में ये चीज मेंशन हो रही है तो थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है। ये किसने कहा है? ये जयराम रमेश ने एक पॉइंट कहा है। अब ये कैसे अलाइन हो रहा है यहां पे? अब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं। USA के एक्ट ने कहा है कि भैया इंडिया का जो न्यूक्लियर लायबिलिटी रूल्स है वो तो बोल सकते पूरे देश का, उन्होंने इंडिया ही क्यों लिखा है? तो अपने आप में काफी ज्यादा डिबेट का ये टॉपिक बन जाता है। अगर आप उसको मैं की फीचर्स बताऊं इस बिल के, तो यहां पे क्या है, जो ऑपरेट करता है न्यूक्लियर प्लांट उसकी लायबिलिटी, कभी भी कोई न्यूक्लियर इंसिडेंट होता है, वो 73,000 करोड़ रखी गई है। और ये जो है ये अलाइन कर रहा है इंडिया और इंटरनेशनल नॉर्म के साथ। अब ये चीज आपको समझनी है
यहाँ यूएसए के साथ कि यार यूएसए ने भी यही सेम चीज़ कही और इंडिया ने क्या उसको मान लिया है क्या कि इंडिया में यही सेम चीज़ रख दी है। साथ ही साथ जो सप्लायर होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सप्लाई होती है, उसको सप्लायर की जो लायबिलिटी होती है वो रिमूव कर दी गई है। साथ ही साथ ये क्यों किया गया, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके आपका न्यूक्लियर सेक्टर में। तो यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो ये कह रही है भैया ये सब तो वेंडर ड्रिवन लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये ट्रम्प एक्ट हो चुका है पूरी तरीके से और पार्लियामेंट में इतनी जल्दी में रश किया गया है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना क्या था, यहाँ पे आपको समझना होगा जो आपका 2008 की इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बारे में। तो ये 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है, 2008 में इंडिया और यूएस के बीच किया गया था। इसमें क्या है, इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट करने और टेक को इंपोर्ट करने के लिए फॉर सिविलियन पर्पस अलाउ किया गया था। इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है एज रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, साथ ही साथ इंडिया को रिक्वायर करता है कि वो अपना सिविलियन और मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटी वो पूरी तरीके से अलग रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों मिक्स कर रहा है उठा करके। जो सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशंस है, एनर्जी सिक्योरिटी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इन सब का बूस्ट करने के लिए ये एग्रीमेंट लाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जब पॉइंट हो रहा है कि न्यूक्लियर के बारे में बात हो रही है, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या होता है? ये मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप होता है, मतलब देशों का समूह है जहां पे जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, टेक होते हैं, उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना। 48 मेंबर कंट्रीज होती हैं। अब यहां पे पॉइंट देखेंगे 2020 में क्या है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके सेफगार्ड के रिगार्ड में डाला गया है कि ये जो आईएई है ये किसी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अपने सेफगार्ड में रखती है और कुछ को नहीं रखती है। तो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि कुछ जो है इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स वो क्या करते हैं, वो इंपोर्टेड यूरेनियम को यूज़ करते हैं। तो इंपोर्टेड यूरेनियम को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सेफगार्ड होगा, और जो डोमेस्टिक सप्लाई को यूज़ करेंगे वहाँ पे आईएई का कोई सेफगार्ड नहीं आता है जनरली। तो यहाँ पे बी इज दी राइट वन। ठीक है, चलो अब देखिए 2018 का सेम क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस कंट्री बिकमिंग मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो क्या कह रहा है, इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक। क्या ऐसा है? यस, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ आपका एनपीटी। क्या ये है? नहीं, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है, खासकर न्यूक्लियर के रिगार्ड में ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2088 का सेम क्वेश्चन है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हैज 24। ये उस समय के लिए था कि क्या ये सही है? फिर कह रहे हैं इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एनएसजी। क्या उस समय थे? नहीं, इंडिया इज नॉट मेंबर। उस समय के रिगार्ड में बता रहा हूं मैं, 2008 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया रुपी डेप्रीसिएशन के रिगार्ड में। अब ये क्या कहता है, यहां पे जो इंडिया का रुपी डेप्रीशिएट कर रहा है, डेप्रीशिएट कर रहा है मतलब आप देख रहे होगे पहले क्या था 85, फिर 86, फिर 89, फिर 90, अब 91 टच कर रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपको लग रहा है सर ये तो बढ़ रहा है तो कम कैसे हो रहा है? मतलब ये डॉलर के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, मतलब हमारी वैल्यू डॉलर से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू कम हो जा रही है। पहले $1 में हमें 89 यूनिट्स मिलता था, अब $1 में 91 यूनिट्स मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि $1 दो एक्स्ट्रा ले जाओ, मतलब 2 एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा, यही तो हुआ। तो यहाँ पे जो कंसर्न व्यू है वो क्या है, रुपी की जो वीकनेस है वो एक बहुत ही मेजर इशू है। ये अफेक्ट कर सकती है लोगों की इनकम ग्रोथ को, कैपिटल अवेलेबिलिटी को, क्योंकि अब ज्यादा अमाउंट, अब ₹2 जब ज्यादा जाएगा इस तरीके से न जाने कितने लाखों में एक्स्ट्रा जाएगा। तो जब एक्स्ट्रा हम दे देंगे ड्यू टू रुपी डेप्रिसिएशन तो हमारे पास कैपिटल अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, डोमेस्टिक वेल्थ भी कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन है वो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज को भी रिफ्लेक्ट करता है। ये केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए बेनिफिट है, बल्कि ये वल्नरेबिलिटीज को भी रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी रखते हैं, तो उन्होंने कहा भैया जो डेप्रिसिएशन है ये लार्जली ड्रिवन होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ, जो कि टैरिफ है, ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी है। ठीक है, जो आपकी ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी है उसमें क्या होता है, इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग कहा जा रहा है। इनका कहना है कि भैया इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, हमारे पास अपना खुद की जो खजाना है वो काफ़ी स्ट्रांग है, हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मैनेजेबल है और जीडीपी काफ़ी रोबस्ट है। तो ये इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देता है ग्लोबल बॉन्ड्स के रिगार्ड में। साथ ही साथ यहाँ पे रिकवरी भी रखी गई है, एक बार डील फाइनलाइज हो जाएगी तो कैपिटल का इनफ्लो जो होगा तो इम्प्रोवाइज भी करेगा वो इंडिया की सिचुएशन को। ठीक है, चलिए अब यहां बात करता हूं मैं 2022 के क्वेश्चन के रिगार्ड में। देखिए डेप्रिसिएशन के ऊपर बात की गई है, आप एक बार खुद से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको समझा देता हूं। इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई इज लाइकली टू बाय
आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या ऐसा होगा? सोच के देखिए, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो क्या आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी? अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी, इसका मतलब क्या है? वो लोगों को पैसा देगी, और जब पैसा जाएगा तो इन्फ्लेशन तो और बढ़ जाएगा। तो क्या ये ऐसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। और जब ये हटाओगे आप डायरेक्टली 2-3 पे आ जाओगे, लेकिन फिर भी अभी आपको 2-3-1-3 नहीं करना है, आपको समझना है। कह रहा है इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। मतलब रूपी जैसे प्रेजेंट टाइम में डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब वैल्यू गिरती चली जा रही है, मतलब रूपी की जो डिमांड है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा मार्केट में हो रही है। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई डॉलर्स का जो रिजर्व है उसको बेच देगा मार्केट में, और जब बेचेगा डॉलर को तो डॉलर ज़्यादा सप्लाई में आ जाएगा, और जब बेचेगा वो उसको तो सप्लाई होने से क्या होगा? रुपये की जो वैल्यू होगी मजबूत हो जाएगी। तो क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट जो यूएसए और यूरोपियन यूनियन में होता है, अगर फॉल होता है तो वो आरबीआई अपना भी उसी हिसाब से एक्शन लेगी, डॉलर को खरीदना है या फिर बेचना है। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली। जो कुछ भी जियोपॉलिटिक्स में इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है रीजनल पे और जो नेशनल लेवल पे, ठीक है। सो 2 and 3 इज दी राइट वन। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर मिसलेनियस आर्टिकल है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो की पॉइंट्स आपको बताऊंगा उसको समझिए। जैसे क्या लिखा है? आईआईएफएल फाइनेंस अपॉइंट्स एक्स आरबीआई डिप्टी गवर्नमेंट एज चेयरमैन। अब यहाँ पे एनबीएफसी लिखा है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ये क्या होती हैं? आसान सी भाषा में कहा जाए, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो बैंकिंग ऑपरेशंस नहीं करती हैं। बैंकिंग ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? ये डिमांड डिपॉजिट, चेक, सेविंग, ये सब नहीं करती हैं। इनका मेन काम क्या होता है? जो बाकी एक्टिविटीज होती हैं जैसे लोन देना, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सारे इनके काम होते हैं, ठीक है। तो एनबीएफसीज के रिगार्ड में ये आपको पता होना चाहिए। अब जब कॉटन के रिगार्ड में बात हो रही है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कॉटन का जो एमएसपी होता है, कॉटन नहीं मतलब मैं पहले एमएसपी के बारे में बताता हूं। एमएसपी सीएसीपी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये बाय एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी के द्वारा किया जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से अप्रूव करती है। नॉर्मल एमएसपी क्रॉप्स में 23 आती है जिसके अंदर कॉटन भी दिखेगा, लेकिन जो कॉटन और जूट होता है एमएसपी में कवर तो है, लेकिन ये एमएसपी कवर जो किया जाता है वो प्रोक्योर किया जाता है एजेंसीज के द्वारा, जो इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, जैसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो शुगर केन के लिए आपको पता होना चाहिए कोई एमएसपी नहीं होता, बल्कि एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस होता है। ये एक अहम चीज है। यूपीएससी ने 23 में भी नाइगर सीट के ऊपर सवाल पूछा था, तो आपको ये पॉइंट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 24 में सवाल क्या पूछा है आपका? कॉटन इज मोस्टली अ खरीफ क्रॉप। ये यूपी पीसीएस का सवाल है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कॉटन क्रॉप्स रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरिंग 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअली। तो अब यहां पे जब ये पॉइंट लिखा है तो दोनों पॉइंट सही हैं, क्योंकि यहां पे जो आपका कॉटन होता है ये खरीफ क्रॉप होता है, मतलब आप ध्यान दोगे मानसून समय के सीजन में इसको कहीं ना कहीं बोया जाता है और इसको मॉडरेट रेनफॉल की भी जरूरत होती है। तो ये आपका बोथ इज दी राइट वन, ठीक है। चलिए अब एनबीएफसीज की बात हो रही है, तो क्या है? इनके पास लेंडिंग की एक अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब ये क्या करते हैं जनरली, जैसे बैंक होते हैं, बैंकों से पैसा लेंगे, बैंकों से पैसा लेने के बाद वही पैसा ये लोगों को दे दें कुछ इंटरेस्ट बढ़ा के, या तो ये लोग मार्केट से पैसा उठाएंगे और वो पैसा उठा के लोगों को एज अ लोन दे देंगे। तो ये सब इनका फंक्शन होता है एनबीएफसीज का। कभी बैंक से बोरो करेंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे, या फिर मार्केट से कैपिटल को रेज कर लेंगे, लेकिन ये सब आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ये लोग डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इनका बस काम क्या है? लोन को जनरली प्रोवाइड कर देना। फिर देखिए 2010 का क्वेश्चन क्या है, एक बार आसानी से पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट। कह रहे हैं दे कैन नॉट एंगेज इन एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। क्या ये सही है? नहीं, दे कैन एंगेज, बस उनके ऊपर एक रोक है कि बैंकिंग ऑपरेशंस नहीं करना है भैया आपको। फिर 24 का क्वेश्चन देखिए, एनबीएफसीज कैन एक्सेस लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अक्सर बच्चों को आदत होती है सर कहीं पे भी कैन दिख रहा है ना उसको सही कर दो। क्या ये सही है अप्रोच? नहीं, कभी कभी वो गलत भी काम कर जाता है, क्योंकि एनबीएफसी एक्सेस नहीं कर सकता है एलएएफ फैसिलिटी को। फिर कह रहे हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकते हैं। क्या सही है? एब्सोल्युटली, क्योंकि कोई लिमिट नहीं बता रहे कितना होल्ड कर सकते हैं, 100%, 20%, 5%, कुछ भी हो सकता है ना, तो पॉसिबिलिटी तो बन ही सकती है। फिर कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट। तो यहां पे आप नोटिस करोगे 2 and 3 इज दी राइट वन, ठीक है। फिर देखिए
एनबीएफसी कैन नॉट गिव लोन्स, मेक इन्वेस्टमेंट, बोरो फ्रॉम बैंक और सीक डिमांड। तो क्या नहीं कर सकते हैं? तो दे कांट सीक डिमांड। फिर देखिए 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनबीएफसी इज नॉट करेक्ट। कह रहे नहीं करेक्ट है। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये तो करेक्ट है। दे कैन नॉट गिव लोन्स, अरे भाई वाई कांट दे गिव लोन्स, दे कैन गिव लोन्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये गलत है, इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।